हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। तो भाई इस चैप्टर में क्या है ना, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे ये वाले हैं, ये एनसीईआरटी से क्या है डिलीट हो गए हैं, पर ये वाले टॉपिक अपने को पढ़ने पड़ेंगे। नहीं एनसीईआरटी में नहीं है पर ये भाई पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बिना क्या है चैप्टर का बेस नहीं बनेगा और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई चैप्टर का सबसे पहला मकसद यही है कि हम कैसे डिसाइड करें कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे पेड़ है, कार है, छतरी है, मशरूम है, बच्चा है, टोपी है, चिड़िया है, ये कुर्सी है, कैसे बताएं कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, कैसे हम बताएंगे? तो जाहिर सी बात है कुछ फीचर हमें देखने पड़ेंगे कि भाई इन फीचर के बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग निकाल सकते हैं। जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेल्फ रेप्लिकेशन है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरेक्शन है, इमरजेंस है। ठीक है, बट अभी भी अपने को 100% श्योरिटी नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ है, भाई ये नॉन लिविंग में भी हो सकती है, रिप्रोडक्शन हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट हो। ठीक है, तो अपने को 100% श्योरिटी चाहिए कि भाई ऐसे कौन से फीचर हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, जिनको हमने डिफाइनिंग फीचर का नाम दे दिया है। और नॉन डिफाइनिंग भाई लिविंग में भी नॉन लिविंग में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे कि कैसे डिफाइनिंग होगा, कैसे नॉन डिफाइनिंग होगा, हम एक एक फीचर करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रोथ को पढ़ने वाले हैं। तो ग्रोथ के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ था कि ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ क्या थी? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। देखो जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपकी हाइट बढ़ गई है, तो आपकी हाइट बढ़ गई है, आप मोटे हो गए हो, है ना, अल्टीमेटली आपको आना किस पे है? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, है ना, इसी पे आना है। इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं होगी ना, यही है भाई। ठीक है, अब ये बातें कुछ हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, बट फिर भी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, इसमें कुछ याद करने का, जाहिर सी बात है सेल डिवाइड करेंगी तभी तो ग्रोथ होगी। ठीक है, इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। ठीक है, यहां पर एक अच्छा पॉइंट है कि प्लांट की बात करें तो जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट लाइफ है, पूरी जिंदगी चलती है, जबकि एनिमल्स की बात करें तो अप टू सर्टेन एज ग्रोथ होती है, उसके बाद रुक जाती है। ठीक है, अब ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग फीचर बोला है। क्यों? देखो मान लीजिए मैं जैसलमेर में गया हुआ हूं, जैसलमेर में ये रेत का टीला यहां पर था, ये रेत का टीला है। हाँ, अब भाई हवा चली, यहां से रेत उड़ के यहां पर मान लीजिए यहां से भी उड़ के आया, इतना बड़ा रेत का टीला बन गया। तो बाहर से दिखने पे ऐसे ही लगेगा कि ना इसने क्या है ऐसे 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 करके ग्रोथ कर ली है, तो इसीलिए इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर बोल दिया गया है। जबकि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड बोला जाए कि अंदर से ग्रोथ होगी, ये तो बाहर से ग्रोथ हुई थी ना रेत के टीले की, जबकि अंदर से बोला जाए कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, तो इसको हम डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं, है ना। और सिर्फ ग्रोथ लिखा जाए या ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड लिखा जाए तो वो नॉन डिफाइनिंग है, जबकि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है। अब देखिए नेक्स्ट फीचर है रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन में एक बहुत प्यारी बात लिखी है कि अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि बैक्टीरिया की बात करें, तो वहां पर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो भाई लगभग सेम ही बात है, इंक्लूसिव इवेंट है। मल्टीसेलुलर में इनको अलग अलग देखना पड़ेगा। देखो मल्टीसेलुलर कैसे है, कोई बच्चे की ग्रोथ हुई है ना, हम बोल सकते हैं ना किसी बच्चे की हाइट बढ़ी तो उसने ग्रोथ की है। और ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमंस जब बच्चा पैदा करेंगे उसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे, तो दो अलग अलग बातें हैं। और यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया में दोनों आपको सेम ही बात मिलेंगी कि बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है ग्रो कर गई। कैसे ग्रो करेगी? रिप्रोडक्शन करके ही तो ग्रो करेगी। ठीक है, अब ये कुछ ऐसी बातें हैं यहां पे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हम ये प्रोटोनिमा ऑफ मोस पढ़ते हैं, यहां पे मास नहीं मोस आएगा भाई। ठीक है, कोई नहीं, इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, ये पढ़ते हैं, फंजाई पढ़ते हैं, प्लानेरिया पढ़ते हैं, फंजाई पढ़ते हैं, वहां पे चैप्टर में इनकी बातें आ जाएंगी, अलग से पढ़ने की आपको याद करने की जरूरत है भी नहीं है। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है कि रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ऐसा क्यों बोला गया है? देखो एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, जैसे म्यूल्स है, वर्कर भी है, इनफर्टाइल ह्यूमन है, पर सबसे अच्छा एग्जांपल ये लेते हैं कि आसानी से समझ में भी आएगा। ठीक है, कि ऐसा कपल है जो इनफर्टाइल है, मतलब बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है। तो अगर इसको डिफाइनिंग फीचर हम बोल देते हैं रिप्रोडक्शन को, तो इसके हिसाब से जो कपल बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है आपको उसे क्या बोल देना चाहिए? नॉन लिविंग बोल देना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, पर वो लिविंग तो है, जिंदा तो है ना वो इंसान, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर बन जाता है। नेक्स्ट हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। देखो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन होती हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक जिंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसी को मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोला जाता है। वो एनाबॉलिक भी हो सकती हैं, वो कैटाबॉलिक भी हो सकती हैं।
ठीक है। अब यहां पर अपने साथ एक गड़बड़ आ गई कि मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग बोले या नॉन डिफाइनिंग बोले, यहां पर अपने को डिसाइड करने में गड़बड़ आ गई। क्यों? क्योंकि जो भी रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बोली है, जिसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल रहा है, इन सारी रिएक्शंस को लेबोरेटरी में इन विट्रो कंडीशन में टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म किया जा सकता है। मतलब भाई गड़बड़ क्या आ गई है कि मेरी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही थी, मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो मुझे क्या लग रहा था कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, बट हुआ क्या, वही सेम रिएक्शन बाहर लेबोरेटरी में परफॉर्म की जा सकती है। मतलब भाई रिएक्शन लिविंग हो गई इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर ये गड़बड़ आ गई। तो भाई नई चीजों का थोड़ा सा है ना वर्ड गेम चलाया गया, थोड़ा सा इसको सही तरीके से प्रेजेंट किया गया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो सेल के अंदर हो रही है, उस चीज को डिफाइनिंग फीचर बोला गया, जिसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया। ये कंक्लूजन निकाला कि मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर सेल के अंदर हो रही है वो भाई डिफाइनिंग फीचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसको नाम दे दिया गया। अब कॉन्शियसनेस की बात की गई। कॉन्शियसनेस होती क्या है? चेतना जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि एबिलिटी टू सेंस दियर सराउंडिंग, और है ना हमारे सराउंडिंग में जो भी एनवायरमेंट है उसको सेंस करने की एबिलिटी, यही तो कॉन्शियसनेस है। और उसके अकॉर्डिंगली क्या है, रिस्पॉन्ड करना, है ना, यही तो है कॉन्शियसनेस है। और एनसीईआरटी क्या लिखती है, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, इनमें से सबसे ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कौन सा फीचर है, तो कॉन्शियसनेस आंसर जाएगा। ठीक है, और प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, ये तो अपने को पता ही है भाई, प्लांट लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। फोटो पीरियड, फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट भी अफेक्ट करती है किसको, प्लांट को भी, एनिमल को भी, सीजनल ब्रीडर को। सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं? सीजनल मतलब पर्टिकुलर सीजन में, ब्रीडर मतलब ब्रीडिंग करेंगे, मतलब मेटिंग ओनली ड्यूरिंग सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर। इस सबको फोटो पीरियड, लाइट की ड्यूरेशन क्या है, अफेक्ट करती है। अब एक वर्ड आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ। ये क्या है? सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाएगी, है ना। देखो कॉन्शियसनेस तो सभी के सभी, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी, और सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, दो साइंटिस्ट अपने को यहां पे देखने, एक अर्नेस्ट मेयर जिनको 20th सेंचुरी का डार्विन भी बोला जाता है, इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टू डिफाइन स्पीशी, पहली बार स्पीशी को डिफाइन किया था। और कैरोलस लिनियस की बात करें तो इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, और एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है सिस्टमा नेचरा, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की बात हो रही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका नंबर कितना है, कितने टाइप के पाए जाते हैं, कहां पर, जाहिर सी बात है अर्थ पर, पृथ्वी पर। तो कितने पाए जाते हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशी है, नोन है, मतलब अभी तक हमने ढूंढ ली है ना। अननोन कितनी है वो तो जाहिर सी बात है पता ही नहीं, पर जो नोन है उसी का तो नंबर लिखेंगे। ठीक है, ये दो भाई डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं सॉरी, फुल फॉर्म है आईसीबीएन, आईसीजेडएन। आईसीबीएन मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और इसमें ओ ऑफ जूलॉजिकल कर देना, सेम की टू सेम बन जाएगी। ठीक है, यहां पर देखो बात करें बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो बाय मतलब क्या होता है? दो, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने क्या बोला था कि हर नाम में क्या है, दो कंपोनेंट आपको पाए जाएंगे, है ना। जैसे ये नाम है मैंजीफेरा इंडिका, अब इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। तो ये वाला जो कंपोनेंट है किसको डिनोट कर रहा है? जेनेरिक नेम को, और ये स्पेसिफिक को, मतलब सिंपल भाषा में बोलो तो ये जीनस को डिनोट कर रहा है, ये स्पीशी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ चीजें दर्शानी हो कि ये किस साइंटिस्ट ने खोजा है ये नाम, तो नाम लिख के मैंजीफेरा इंडिका, लास्ट में लिख दिया, मतलब ये साइंटिस्ट के नाम को दर्शा रहा है। अब यूनिवर्सल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर आएंगे, ये एनसीईआरटी में लिखे गए हैं ये रूल्स। ठीक है, तो इसमें से 3 रूल तो यही समझ लेते हैं। देखो 3 रूल क्या बोलते हैं कि भाई ये वाला जीनस है, ये वाला स्पीशी है, ये बात हो गई एक। ठीक है, और क्या है? जीनस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल है, स्पीशी का पहला लेटर स्मॉल है, ये बात हो गई। और क्या है? देखो अगर ये हैंड रिटन लिखे गए हैं तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, ये बातें यहीं पर लिखी गई हैं, वही बातें हैं। देखो ये कैपिटल स्मॉल वाली बात हो गई, ये जीनस स्पेसिफिक एपिथेट, और ये हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन किया गया। क्यों किया गया है वो इस बात से अपने को समझ में आएगा। देखो हुआ क्या, मैं मान लीजिए मैं लैटिन हूं, है ना। और लैटिन भाषा का इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि ये सबसे पुरानी भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल यहां पर हुआ है। ठीक है, मैं इस टेबल पर बैठ गया, मैं लैटिन हूं, मैं इस टेबल पर बैठ गया। अब कोई अपना
ऑर्गेनिज्म कहीं से डिस्कवर करके लाया, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश से आया, वो बांग्ला भाषा में आया, है ना। कोई भाई किसी कंट्री से आया, केनिया से आया, वो केनिया वाली भाषा में आया, ठीक है। कोई दुनिया के किसी मंगोल से आया, मंगोलिया वाले, कोई चाइना से आया, चाइनीज भाषा में आया, कोई रशिया से कोई ऑर्गेनिज्म लेके आया, वो रशिया वाली भाषा में, ठीक है। अब होगा क्या अगर हम, है ना, ये सारा काम तामझाम हम कर क्यों रहे हैं कि नामकरण कर दिया जाए ताकि क्लासिफिकेशन आसान हो जाए, ठीक है। अब जो रशिया से आया उसको मैं, उसका नामकरण अगर हम रशियन में कर देंगे, ठीक है, जो बांग्ला से आया उसका बांग्ला से कर देंगे, जो चाइना से आया चाइनीज से कर देंगे, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा कि मेरे को अगर पढ़ना है किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में तो मेरे को रशिया वाले के लिए रशियन आनी चाहिए, है ना, मेरे को चाइनीज वाले के लिए चाइनीज आनी चाहिए, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि भाई मैं इस टेबल पे बैठ जाता हूं, रशिया वाला आया, उसने रशिया में अपना नाम बना दिया, तो मैंने उसको कन्वर्ट करके कॉमन नेम बना दिया जो लैटिन में था, ठीक है। कोई कहीं से चाइना से आया, उसको भी मैंने कन्वर्ट करके लैटिन में बना दिया। मतलब भाई सभी का हमने क्या है, लैटिन से ही ओरिजिन करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक ही लैंग्वेज के हिसाब से हम चलें, ठीक है। और लिखेंगे कैसे, रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स क्या है, बेसिकली टेढ़े से, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में भी, तो इनको टेढ़ा सा लिखा जाता है ना, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा सा लिखा जाता है कि नॉर्मल लेटर ऐसा है तो इनको थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा लिखा जाता है, तो वो टेढ़ा टेढ़ा वाला देसी भाषा में वही इटैलिक्स है, टाइप ऑफ फॉन्ट है, ठीक है। अब मैं मान लीजिए ये नोट्स हैं, ये हैंड रिटन है, अब हैंड रिटन में तो मैं इटैलिक्स नहीं लिख सकता ना, वो टेढ़ी टेढ़ी वाला भाषा वो नहीं लिख सकता ना, तो मैंने क्या किया, जब मैंने हैंड रिटन इनको लिखा तो मैंने सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया कि पूरा पैराग्राफ है, वहां पर आपको देखो ये दूर से ही देखने से पता चल रहा है कि ये एक नाम है ना, इसको अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, यही बातें यहां पर लिखी गई हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सा। टेक्सा क्या होता है, एक रैंक होता है। देखो डॉग है, मान लीजिए, किसको बिलोंग करता है, मैमल को। मैमल किसको बिलोंग करते हैं, एनिमल को, है ना। अब डॉग के साथ साथ बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं, जैसे बिल्ली है ना, और क्या है, शेर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैमल को बिलोंग करती है। तो ये भाई एक अलग लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया, ये एक रैंक है। और मैमल्स के साथ साथ बहुत सारे एनिमल हैं, है ना, जो एनिमल्स को बिलोंग करेंगे, तो ये एक अलग लेवल हो गया, अलग रैंक हो गया। एनिमल्स का एक अलग रैंक हो गया कि एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, किंगडम को बिलोंग करेंगे, इस तरीके से। तो भाई अलग अलग रैंक पे बात हो रही है, तो ये डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट रैंक है, ठीक है। टेक्सा एक तरीके का रैंक है, ठीक है। टेक्सोनोमी की बात करें, ठीक है, टेक्सोनोमी क्या होती है, एक तरीके से अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट की बात होती है टेक्सोनोमी की। भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, है ना, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कोई, है ना, मैमल्स के अंदर ही बहुत सारे हैं, एम्फीबिया के अंदर बहुत सारे हैं, रेप्टाइल्स के अंदर बहुत सारे हैं, कितने सारे ब्रायोफाइट्स हैं, कितने सारे टेरिडोफाइट्स हैं। तो सबकी भाई अरेंजमेंट थोड़ी करनी पड़ेगी कि अगर हमें किसी के बारे में जानना है तो थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। तो कैसे अरेंजमेंट करेंगे, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, है ना, कि किसके कैसे कैरेक्टर्स हैं वो देख के कि भाई कौन चल पा रहे हैं, कौन नहीं चल पा रहे हैं। तो कॉमन कॉमन अगर देखा जाए, जैसे चल पा रहे हैं तो भाई एनिमल्स हो गए, नहीं चल पा रहे हैं तो प्लांट्स हो गए। फिर एनिमल्स के अंदर भी अलग फीचर देख लिया, कौन से ऐसे हैं जो उड़ पा रहे हैं या नहीं उड़ पा रहे हैं, है ना। तो हम कैरेक्टर्स देखते चले गए और उनको, है ना, क्या है, क्लासिफाई करते चले गए, ठीक है। तो बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी क्या क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये वही चीजें हैं एनसीईआरटी में लिखी गई हैं तो याद होनी चाहिए। अब इसमें भाई वही क्या है, क्या ही बताऊं मैं, इसमें कोई ट्रिक व्रिक का कुछ है नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनोमी क्या है, देखो सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर हम नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर क्या है, क्लासिफिकेशन उसकी कर देंगे। अंत में हमें क्लासिफिकेशन ही तो करनी है, ठीक है। अब देखो ये वही है, टेक्सोनोमी क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक्स क्या है, देखो टेक्सोनोमी के अंदर ही अगर आप फाइलोजेनी यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दे दो कि एक तरीके से सिस्टम से अपने अरेंजमेंट किए, देखो मतलब समझो टेक्सोनोमी क्या है, अरेंजमेंट है कि आपने अरेंजमेंट की है और आपने थोड़ा सिस्टम से अरेंजमेंट की है कि उनके पूर्वजों को देख के आपने अरेंजमेंट किया थोड़ा सिस्टम से, तो ये सिस्टमैटिक हो गया कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें टेक्सोनोमिकल हियरार्की, तो भाई वही है, इसकी ट्रिक आपको पता ही होगी, पर नहीं पता तो ये इस्तेमाल कर लेना कि कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ठीक है। सिमिलैरिटी की बात की जाए तो आपको पता ही है, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो सिमिलैरिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है सिमिलैरिटी कैसे पड़ेगी, अगर मैं बोल दूं दो ऑर्गेनिज्म की क्लास सेम है,
क्लास सेम है, ठीक है, और दो ऑर्गेनिज्म का जीनस सेम है, तो जाहिर सी बात है अगर उनकी क्लास सेम है तो ये कंफर्म है ये तो उनका सेम होगा ही होगा, और जीनस सेम है तो जाहिर सी बात है उनका ये सब सिमिलर होगा। तो इतना सब सिमिलर हो गया तो वो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हो जाएंगे, तो सिमिलैरिटी इंक्रीज होगी डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब ये भाई एनसीईआरटी में लिखी गई चीजें हैं, फिर से वही बात है, ना तो इसमें कुछ समझने का है ना कुछ है ना ट्रिक लग सकती है, तो इसको भाई आपको देखना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी की जहां जहां अलग अलग चीजों में, जैसे आप ये पढ़ने जाओगे, ये पढ़ने जाओगे, ये पढ़ने जाओगे, ये पढ़ने जाओगे, अलग बिखरी हुई चीजें लिखी है, मैंने बस एक जगह पे लिख दी है कि कौन किसको बिलोंग करता है ना। इसमें कुछ नहीं है भाई, ना समझने का है, सिर्फ याद ही करना पड़ेगा, सीधी बात है। अब इसमें ये है भाई, इसमें बताया गया है कि बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन बताया गया है, ठीक है। फाइलम डिवीजन क्या होता है ये तो यार सबको पता ही होगा कि एनिमल्स में हम फाइलम की बात करते हैं, एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, फाइलम की बात करते हैं ना, और प्लांट के केस में हम फाइलम की जगह उसको डिवीजन बोल दिया करते हैं, ठीक है। अब ये भाई इसका अगर आप यूट्यूब पे जाके लिखोगे कि ट्रिक इसकी कि लिविंग वर्ल्ड की टेबल की ट्रिक बाई केवी एजुकेशन, तो बहुत प्यारी ट्रिक आपको मिल जाएगी।